करते हैं। तो ये हमारी 7th वीडियो है अबाउट द एनवायरनमेंट की PYQs हम कर रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, लेकिन उसमें देखते हैं हम थोड़ा सा पेंगुलिन स्पीशीज़ के बारे में। हमने देखा था पेंगुलिन दी रोडेंट्स लाइक स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जिनकी कमर पे थोड़ी स्पाइक्स वगैरह होती हैं। तो ये अलग अलग टाइप की होती हैं स्पीशीज़ है, जनरली अफ्रीका में भी होती हैं, एशिया में भी। और इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है, और मैं इंडियन की बात करूँ तो काफ़ी इंडेंजर्ड है ना, इंडेंजर्ड है, खतरे में है, मतलब ये कह सकते हैं। दैट इज़ वाई हम इसको पढ़ रहे हैं, राइट। एंड जो चाइनीज़ है, जो चाइना में मिला है, वो तो काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्योंकि वो तो यार चूहे वो सबको खा जाते हैं, तो इसको भी खा जाएंगे। तो दैट इज़ वाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो क्या समझ में आया? जो पेंगुलिन स्पीशीज़ हैं, दे आर बेसिकली द endangered species in the India, and China में they are critically endangered, और बाकी मल्टीपल स्पीशीज हैं they have। आगे देखिए, so next is the New York Declaration in Forest। it is basically a keyword here, and United Nations Climate Summit in 2014, ठीक है। सो अब यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट समिट हुआ, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे 2024 में, ठीक है। और बेसिकली ये कैसा था, जनरली इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, NGO सब यूनाइट हुए, सब मिले, आप इसमें सबने डिस्कस करा और एक्शन लेने की बात करें कि टू वाइड द लो कार्बन एमिशन, कि हम कार्बन को कम करेंगे, है ना। कार्बन के बारे में बात करें, लो कार्बन एमिशन, जिन हमें पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आया है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट, तो किसके बारे में बात करेंगे? लो कार्बन एमिशन की इन्होंने बात करी। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करते हैं, तो ये भी हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? हमारे 2014 के UN क्लाइमेट समिट में ही आया, उसके तहत ही आया। और उसका मेन एम क्या है कि भाई हमें ना हाफ करना है डिफॉरेस्टेशन बाय 2020 एंड एंडेड बाय 2023। तो जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, उसको हमें हाफ, मतलब आधा करना है। अगर आज 100 पेड़ कट रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे 2020 तक सिर्फ 50 ही कटे, और 2030 तक एक भी ना कटे, है ना, 2030 तक 0 कटे। तो ये बेसिकली इसने बोला, ठीक है। तो क्या समझा हमने? तो हमने क्या समझा? UN की क्लाइमेट समिट हुई 2024 में, 14 में, जिन्होंने किस रिगार्डिंग बात करी? उन्होंने बात करी कि भाई देखो, हम लो कार्बन एमिशन की तरफ चलेंगे, और सारे लोग यहाँ पे यूनाइट हुए टू टेक द एक्शन। और इसके चलते हम एक चीज़ आए, दैट इज़ अ न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, है ना। कुछ फॉरेस्ट से रिगार्डिंग डिक्लेरेशन आई, जिसमें हमने बात करी कि हम डिफॉरेस्टेशन को किस तरीके से एंड कर देंगे बाय 2030, है ना। ये मोटी मोटी बात इन्होंने करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, ये जो थी डिक्लेरेशन, दैट इज़ वॉलेंट्री, ऑफ कोर्स कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पे सबने पार्टिसिपेट करा, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। देखो फिल्टर फीडर क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सो फिल्टर इज समथिंग जो फिल्टर कर रहे होंगे, है ना। फीडर इज मतलब जो फीड करके, मतलब कुछ खा रहे हैं और उससे कुछ फिल्टर हो रहा होगा। सो ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स जनरली जो कि एक्वायर करते हैं न्यूट्रिएंट को बाय फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर, है ना, या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, या फिर तो छोटे छोटे कीड़ों को खाएंगे, या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो भी पानी में है उसको खाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एक्वेटिक को हम कहते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं? वाटर क्लिनजर इंजीनियर होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि रिमूव कर रहे हैं एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, राइट। तो इनको कहते हैं फिल्टर फीडर कहते हैं, ठीक है। अब पूछा इसमें से कौन सा है, तो सबसे पहले तो इन सबकी फोटोज हम देख लेंगे। कैटफिश क्या है, ऑयस्टर क्या है, ऑक्टोपस तो देखा हुआ है, पेलिकन क्या है। तो इसमें से बेसिकली जो ऑयस्टर होता है, वो फिल्टर वाटर करता है अपने गिल्स के थ्रू, बाय ट्रैपिंग द फूड पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जो कैटफिश, जो ऑक्टोपस हैं, जो पेलिकन्स है, दे जनरली वो हमारी नहीं करती हैं फिल्टर फीडिंग, ठीक है। तो दे डोंट डू द फिल्टर फीडिंग, है ना, ये नहीं करती हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना, ऑयस्टर कर रहा है, कैटफिश, ऑक्टोपस एंड पेलिकन्स नहीं कर रहे हैं। अब इनकी फोटोज वगैरह हम देख लेंगे फॉर श्योर, है ना, फॉर श्योर देख लेंगे। और इतना समझ में आया कि फिल्टर फीडर क्या है, दैट इज़ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करेगा? छोटे मोटे कीड़ों वगैरह को खाएगा, न्यूट्रिएंट को खाएगा पानी में से, और कहीं ना कहीं वाटर को क्लीन करेगा, ना, वाटर को क्लीन करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डेट्रीवोरस सबसे पहला कीवर्ड है। डेट्रीवोरस कौन होते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद अर्थवॉर्म कौन है, मिलीपेड्स, वुडलाइस, जेलीफिश, हॉर्सेस, ये सब की ऑफकोर्स फोटोज देखनी है ना। अगर मैं बात करूँ डेट्रीवोरस की, तो डेट्रीवोरसेस क्या है? डेट्रीवोरसेस आर दी हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है कि वो खुद से खाना नहीं बनेंगी, है ना, किसी और पे डिपेंड करेंगी। सो जनरली कंज्यूम करती हैं ये डेट्रीटस को। डेट्रीटस का मतलब होता है समथिंग जो कि खराब है, जो जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के मैटर का एंड फीसेस लाइक जो भी उनका वेस्टेज है, ठीक है। सो उसको बेसिकली क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और खाते हैं। डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल की मैटर को एंड फीसेस को उसको खाते हैं, उसको डेट्रीवोरस हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या अर्थवॉर्म हमारा है? तो अर्थवॉर्म जो है वो कंज्यूम करता है डेट्रीटस को। डेट्रीटस मतलब वेस्ट वगैरह, है ना, एंड ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में, है ना। दैट इज वाई सॉइल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे सॉइल में न्यूट्रिशन जो है वो हो। मिलीबिट्स की अगर मैं बात करूँ, मिलीबिट्स भी हमारी डिके, जो भी प्लांट एंड का मैटर है, जो भी हमारे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, तो
तो उसको बेसिकली क्या करता है, साफ करता है ना, खा जाता है। सेम वुडलाइज भी सेम वही काम कर रहे हैं कि भी कंज्यूम करता है डेड प्लांट के मटेरियल्स को, दोनों ही प्लांट के मटेरियल्स को खा रहे हैं ना। और ये अर्थवर्म्स का तो पता है सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है। तो मिलिपिड्स एंड वुडलाइज दोनों हमारे प्लांट की उसको खा के क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्लिनजिंग ये भी कर रहे हैं ना, क्लीन कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। जेलीफिश एंड सी हॉर्सेज हमारे कार्निवोरस होते हैं, तो वो हमारे स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ना कि हमारे खराब चीज़ों का ना। दे ईट स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, सी हॉर्सेज एंड द जेलीफिश, ठीक है। फिशेज तो सारी वो होती है ना। फिश का मतलब ही होता है, फिश का मतलब ये होता है कि फिश मीन्स व्हाट, फिश मीन्स कि भैया वो आपको, फिश कभी भी हमारे उसको नहीं खाती है ना। फिश हमेशा क्या है, कार्निवोरस ही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं 29 में देखें इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क। तो बेसिकली सबको पता है कि कहाँ पे, राजस्थान में है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, सो बेसिकली ये डेजर्ट जो नेशनल पार्क है हमारा राजस्थान में है, ठीक है। जो हम एक काम करेंगे, जब ये हमारा PYQs कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जितनी भी प्लेसेस जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं वो उसकी एक वीडियो लाएंगे, प्लस में एक जो भी हमारी स्पीशीज़ है उनके सारे फोटोज़ करके वो वीडियोज़ भी हम लेके आएंगे, ठीक है। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क ओवरव्यू, ठीक है। तो डेजर्ट जो हमारा है नेशनल पार्क वो राजस्थान में, और ये जैसलमेर एंड बारमार 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन भी रहती है, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवरीवन नोज की क्या है, एक छोटी सी चिड़िया टाइप है ना, ब्राउन कलर की, है ना, उसको कह रहे हैं, ठीक है। ओके, दैट इज़ इट। उसके लिए काफ़ी फेमस है, बस हमें इतना पता होना चाहिए ना। देखिए, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो बेसिकली क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता क्या है, हमें सबसे ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है। तो एक कोर एरिया, मतलब जो टाइगर रिजर्व है, लाइक दिस इज द टाइगर रिजर्व, तो उसका एक कोर एरिया, उसका एक कोर मतलब भीतरी ऐसा हिस्सा जिसको डेजिग्नेट करा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो एरिया काफ़ी क्रूशियल है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, मस्ट रिमेन इनवॉयलेट। इनवॉयलेटिव का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी इंजरी वगैरह ना हो, यहाँ पे मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम से कम हो, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इस एरिया पे हम रखेंगे, है ना। इस पर भी रखेंगे लेकिन थोड़ी कम रखेंगे, इस तरीके से। तो ये हमारा होता है क्रिटिकल, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और टाइगर का हैबिटेट है, मतलब यहाँ पे टाइगर रहता है, तो इसलिए हमें उसको इनवॉयलेटिव रखना है, मतलब फ्री एंड सेफ फ्रॉम इंजरी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हमारा जो है नागार्जुना सागर श्री सल्लम टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, और ये बेसिकली कहाँ पड़ता है, हमने वैसे मैपिंग में देखा भी था। तो नागार्जुना सागर डैम है ना, एंड श्री सल्लम डैम उसी के नाम पे ही पड़ा है, और ये हमारे कृष्णा रिवर पे जनरली पड़ता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सो यस, आंध्र प्रदेश में है दोनों, है ना, ये जो हमारा है, और है ना, उसका आफ्टर ये हमारे कृष्णा रिवर पे है, एंड आफ्टर नागार्जुना सागर एंड श्री सल्लम डैम्स के ऊपर ये पड़ा है, ठीक है। और एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो काफ़ी सबसे बड़ा है, हमें इतना पता चला। कॉर्बेट अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और उत्तराखंड में है, एवरीवन नोज दैट। एंड यहीं पे पहली बार जो है प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था, तो इसलिए भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। सुंदरबन टाइगर नेशनल पार्क की बात करें तो कोलकाता में है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो ये तो सबको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे भी बंगाल टाइगर, कुछ ऐसी स्पीशीज़, इंडियन पाइथन्स यहाँ पे मिलते हैं, है ना, सांप होते हैं ना इंडियन पाइथन्स, गैंगेटिक डॉल्फिन्स यहाँ पे मिलती हैं, एज वेल एज ऑलिव रेडली टर्टल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। सो काफ़ी ये फेमस है हमारी जो जगह है ना, वैसे भी फेमस है। सुंदरबन तो वैसे भी हाईलाइट रहती है एनसीईआरटीज़ वगैरह में भी। तो बंगाल टाइगर, इंडियन पाइथन, ऑलिव रेडली टर्टल एंड गैंगेटिक डॉल्फिन्स यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो हमने जो भी पढ़ा अभी तक थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है। तो वो कोर एरिया, टाइगर रिजर्व का ऐसा कोर एरिया जहाँ पे हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, है ना, वहाँ पे उसको बिल्कुल भी इनवॉयलेटिव हमें रखना है, ठीक है। हमने अब 4 का पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था दैट इज़ क्या है, नागार्जुना श्री सल्लम टाइगर रिजर्व। ये हमारा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया में, और ये हमारे किसी डैम्स पे ना, इन्हीं के डैम्स पे नाम पड़ा है, कृष्णा रिवर पे बेसिकली है ना, एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बेसिक हमें इतना पता चला। सेकंड हमने बात करी कॉर्बेट नेशनल पार्क कह लो, टाइगर रिजर्व कह रहे हो, तो बेसिकली ये हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है ना, और ये यहाँ पे पहली बार क्या होता है, टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तीसरा हमने पढ़ा दैट इज़ सुंदरबन के बारे में हमने पढ़ा कि सुंदरबन काफ़ी यहाँ पे मैंग्रोव्स वगैरह हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट, है ना, ये कहाँ पे है हमारे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमारी मेन स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। तो बंगाल टाइगर यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडियन पाइथन आपको देखने को मिलेगा, और ऑलिव रेडली टर्टल आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, गैंगेटिक डॉल्फिन्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, और कुछ था क्या, और हमारा एक और है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ये हमारे राजस्थान में है। तो बस इतना याद रख लीजिए, रणथंभौर है, राजस्थान में है, और ये भी हमारा है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, ऑल आर टाइगर रिजर्व। पूछ लेंगे क्या टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट, क्या ये टाइगर रिजर्व है, क्या सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, यस, इन ये सारे ही टाइगर रिजर्व है, हमें पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स। इंडियन एलिफेंट अगला कीवर्ड है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली इनकी लीडरशिप फीमेल रहती हैं, ग्रुप्स में रहते हैं ना, दे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड रहता है बच्चे पैदा करने का, एंड रिप्रोडक्टिव काफ़ी रहते हैं, इन द एज ऑफ 65 तक के बच्चे पैदा कर सकते हैं। एंड कर्नाटका में हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन मिलेगी। वैसे कर्नाटका असम साइड एंड केरला एंड कर्नाटका साइड ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करूँ एशियन एलिफेंट्स की, तो एशियन एलिफेंट्स हमारे लार्जेस्ट लैंड मैमल्स हैं एशिया में, एंड कहीं पे भी जनरली आपको फॉरेस्ट में थोड़ा बहुत ग्रासलैंड में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि घास खाते हैं तो घास उगनी चाहिए ना, घास पेड़ खाते हैं, ठीक है। और ये इंडेंजर्ड है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दीज आर इंडेंजर्ड, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, अभी कुछ पूछा है कि ये कुछ हमारे अजीब अजीब से नाम दिए, काइलन, फ्रॉगमथ, इन सब के फोटो देखने हैं। कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड, मिनीविट, है ना, वाइट थ्रॉटेंड, रेड स्टार्ट। अब ये सारे क्या हैं, अब क्वेश्चन था कि ये सारे क्या हैं, तो जनरली दीज आर ऑल दी बर्ड्स, ये हमारी बर्ड्स थी, बट ओके थोड़ा सा देखते हैं काइलन फ्रॉग माउथ क्या है। तो बेसिकली कुछ नहीं, एक नॉक्टर्नल बर्ड है, रात के टाइम पे एक्टिव रहती है, वेस्टर्न घाट्स पे मिलती है। तो देखो वेस्टर्न घाट पे कोई भी स्पीशी मिल रही है तो उसको वैसे भी याद रखना है, दैट इज काइलन, काइलन, सेलन, जो भी नाम बोलना है बोलो। फ्रॉग माउथ, फ्रॉक लाइक, इसका क्या है, फ्रॉग के लाइक जैसा माउथ है, फ्रॉग माउथ है ना, तभी इसका नाम ऐसा पड़ा, ठीक है। कॉपर स्मिथ बारबट है ना, कॉपर स्मिथ बारबट है, अभी इसका नाम क्यों पड़ा है ये समझ में आया, लेकिन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया में मिल रहा है, ठीक है। ग्रे चिंड मिनिविट है, हमारे हिमालयस वाली रीजन में मिल रही है। एंड वाइट हमारा थ्रोटेड रेड स्टार्ट है, ये हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेपाल, भूटान, मतलब वही हिमालयस वाली रीजन में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हमने पढ़ा है ना, नाम में याद होनी चाहिए। साइलन फ्रॉग माउथ, साइलन फ्रॉग माउथ, है ना, फ्रॉग माउथ हमने पढ़ा, है ना। और क्या पढ़ा हमने, इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है ना। कॉपर स्मिथ, बारबेट, और हमने क्या पढ़ा, ग्रे चिंड मिनिविट। and white throated red start and white throated red start and white throated red start, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद रखना, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, कॉपर स्मिथ बारबर्ड, ग्रे चिंड मिनिवेट, है ना। आई नो थोड़े अजीब अजीब से नाम है, बट याद करना पड़ेगा, है ना। कॉपर स्मिथ, है ना, बारबेट, है ना। देखो दोनों इसमें, देखो कॉपर स्मिथ एंड बारबेट को कैसे याद कर सकते हैं, देखो दोनों यहाँ पे ना कुछ वर्कर्स के नाम है, लाइक कॉपर स्मिथ है ना जो कॉपर का काम कर रहा है ना, लोहार वोहार को कहेंगे। बारबेट इज लाइक अ बार्बर, है ना, बारबेट, ठीक है। ग्रे चिंड मिनीविट, तो ग्रे है, ग्रे चिंड, ग्रे चिन, मिनी वेट, तो कुछ भी ऐसे याद रख लो यार, हमको याद रखना है बस, 3-4 बार लिख लेना, आगे चलते हैं। ओके, इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसके देख लेंगे, ये जो कान्हा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल, मधुमलाई है, ताल छपर है, देख लेंगे। बारासिंगा कहें या फिर कहें तो स्वैम्प डियर, स्वैम्प का मतलब है समथिंग जो कि स्वैम्पी वाले एरिया में रहेगा। स्वैम्प इज लाइक जहाँ पे हमारे थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, पानी वानी रहता है और घासेस वगैरह रहती है, तो वहाँ पे बारासिंगा रहता है, ठीक है। अ लार्ज डियर स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में नोटेबल हैं फॉर द मेल एंटलर्स विच कैन हैव टू अप हाफ 12 टिन्स। खैर मुझे ये नहीं पता है क्या बोल रहा है, बट इतना पता है कि बारहसिंगा काफ़ी फेमस हमारी ये डियर की स्पीशीज, स्वैम्प डियर इसको कहते हैं, स्वैम्पी एरियाज में जनरली मिलती है, ठीक है। और आगे अगर हम आए तो अगर हम बात करें, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो काफ़ी क्रूशल है बारासिंगा की कंजर्वेशन से रिगार्डिंग, तो कहाँ पे हमारे सेंट्रल पार्ट में है ना, कंट्री के सेंटर, मतलब बारासिंगा में कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल पार्ट में मिल रहा होगा, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये पता ही है, बेसिक चीज़ है। ये हमारा कहाँ पड़ता है, आसाम में पड़ता है ना, एवरीवन नोज इट, और ये मानस रिवर पे इसका नाम पड़ा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ और इस पर टर्टल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक पे क्वेश्चन आया भी हुआ, तो यहाँ पे ही वो इसी वाले मानस जो है टाइगर रिजर्व में आपको मिलेगा, ठीक है। मानस रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो उसी के बेसिस पे नाम पड़ा है, ठीक है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो भी मधुमलाई वगैरह होती हैं तो ये हमारी तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में होती हैं, तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में इसलिए है। ये पार्ट है हमारी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी, ठीक है। एंड ताल छप्पर सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी थार डेजर्ट के पास पड़ती है ना, तो मतलब इट्स लाइक राजस्थान, तो यूनिक हैबिटेट है ब्लैक बक की, किसके लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा ब्लैक बक के लिए फेमस है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा मानस के बारे में, मानस वेरी फेमस फॉर द बारासिंगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, तालछर करके पढ़ी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो किसके लिए फेमस है, दैट इज़ फॉर द ब्लैक बक के लिए, इट इज़ वेरी फेमस, है ना।
ब्लैक बक के लिए वेरी फेमस। और हमने पढ़ी थी दैट इज़ द, यहाँ पे मत्थू मलाई है ना, मधु मलाई है ना, कुछ इस तरीके से, अन्ना मलाई, मधु मलाई जो भी है, ये हमारा है, दैट इज़ तमिलनाडु में नीलगिरीज बायोस्फीयरिज्म में आता है। और एक और पढ़ा था हमने, मधु मलाई हो गया, ताल छपर हो गया, और एक और था आई थिंक, है ना, ताल छपर मधु मलाई, मानस, काना, हाँ काना, वो मानस, मानस रह गया था, मानस, सॉरी ये मानस नहीं है, कान्हा है, क्या कर रही हूँ मैं, कान्हा MP में, और मानस हमारा यहाँ पे, दैट इज़ पूरा असम में। काफ़ी फेमस किसके लिए, पिग्मी हॉक के लिए है ना, और यहाँ पे वो भी मिल रहे थे, गोल्डन लंगूर के लिए भी फेमस है। तो हियर इट इज़। ओके, आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ अ मस्क डियर। सो डियर पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है UPSC। मस्क डियर का पूछा है, ठीक है, और ये सारी हैबिटेट भी पूछी है। अशोक, अस्कोट वाइल्ड लाइफ, गंगोत्री दोनों UK में है, किशानपुर हमारी UP में है, मानस में अभी पढ़ा था, तो मानस इज़ वेरी रिपीटेटिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मस्क डियर का, सॉरी किशानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व के UP में आपको देखने को मिलेगी, है ना। टाइगर्स, चीतल, डियर जैसे फेमस है। माइनस जो है हमारा वो काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए फेमस है। एंड मस्क की अगर हम डियर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जनरली वो मस्क, मतलब इनकी नाभि में मस्क होता है, तो उसके लिए बेसिकली उनकी पोचिंग वगैरह होती हैं, तो ये वही है, ठीक है। कंजर्वेशन में इसलिए दैट इज़ वाई इंडेंजर्ड है। हैबिटेट इनका ज़्यादातर माउंटेनस एंड फॉरेस्टेड टेरेन्स ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा जंगलों में और ज़्यादा ये कहाँ रहेंगे, माउंटेन वाले इलाकों में रहते हैं। दैट इज़ वाई UK एंड जो है अस्कोट एंड गंगोत्री नेशनल पार्क दोनों हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द मस्क डियर के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये देखिए, एशियाटिक लॉयन, डबल हम्प्ड कैमल, वन हॉर्न राइनोसोरस, ये तीनों हैं। और कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रहे हैं, लोकेशंस जनरली इनकी पूछी गई है। सो एशियाटिक लॉयन की बात करूँ तो इंडियन लॉयन है, ठीक है, जो कि स्मॉलर देन अफ्रीकन लॉयन होते हैं, ठीक है। करंट हैबिटेट की बात करूँ, हमारे यहाँ पे गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहीं पे गुजरात में हमारे आपको लॉयंस मिलेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन इनकी बढ़ोतरी मिली है, यस। एंड प्रोटेक्शन की बात करूँ तो इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंडेंजर्ड ही एक ही जगह मिल रहे हैं ना। डबल हम्प्ड जो कैमल की बात करूँ तो उसको बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली लद्दाख वाले एरिया में कोल्ड प्लेसेस पे मिलता है, कोल्ड प्लेसेस पे मिल रहा है, ठीक है। तो इंडिया में भी ऑफ कोर्स मिलेगा, बाकी जगह भी मिलेगा। और तो कुछ नहीं, वन हॉर्न राइनो के बारे में नहीं बता रखा, राइनोसोरस। तो राइनोसोरस अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। और ओनली ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो लार्जेस्ट स्पीशीज़ है विद अ, तो ओनली इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का राइनो मिलता है, दैट इज़ अ ओनली ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ठीक है। इसको हम इंडियन राइनो भी बोलते हैं, है ना। और लार्जेस्ट स्पीशीज़ है विद अ सिंगल ब्लैक हॉर्न, है ना। इनके पास ऐसे लंबा एक तरीके से इनके फेस होता है, तो उसके ऊपर इस तरीके से हॉर्न होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का। ग्रे ब्राउन स्किन होती है, बाकी ग्रे ब्राउन की स्किन होती है ना, इस तरीके की होते हैं। फोटोज़ वगैरह देख लेंगे बाकी हम, ठीक है। बाकी अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। ग्रेट वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है, जो इंडिया में मिल रहे हैं, तो दीज आर वल्नरेबल, ठीक है। ओके, अगस्थ्यमल्ला बायोस्फीयर रिजर्व, तो बेसिकली क्या है, ये हमारे तमिलनाडु और केरला के वहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे वेस्टर्न घाट ऑफ द साउदर्न इंडिया में आते हैं। फीचर्स इसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ऑफ कोर्स, ठीक है। और इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज ये वेस्टर्न घाट वाले एरिया में आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और क्रूशियल है, जेनेटिक रिजर्वर है, यहाँ पे बहुत सारी जीन्स वगैरह भी मिलती हैं। एंड ठीक है, और हमारे इसमें शेंदुरने, पपारा, नैयर, है ना, कलाकद, मंदूथराई, ये सारे क्या है हमारे, मंदूथराई से तमिलनाडु है ना, शेंदुरने ये भी हमारे तमिलनाडु में है, और जो ये नैयार है और जो पपारा है ये सारे हमारे केरला में। तो जो हमारी चार बेसिकली आते हैं, सिर्फ अपने मैप पे पढ़ रखा है, बट ठीक है थोड़ा बहुत रखना। शेंदुरने, पपारा, नैयर एंड कलाकड़, मंदूथराई, मंदूथराई है ना, मंदूथराई, शरनंडे, नेपर, पेपार, नैयार सॉरी, एंड मंदूथुराई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, विवोपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, तो नॉर्मल से एक फैक्ट देख लीजिए, जो बर्थ देते हैं टू द लाइफ यंग डेवलपमेंट अक्रॉस इंडियाज, मतलब सॉरी मदर्स बॉडी। तो जो हमारा बर्थ होता है, लाइफ बर्थ, मतलब वो जन्म देते हैं बच्चे को, सीधा बच्चे को, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड द मदर की बॉडी होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन्स, वेल्स, डॉल्फिन, जो भी मैमल्स हैं एक्चुअली वो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ओविपोरस जो कि लेज करते हैं आँख को, तो इस तरीके के अलग अलग टाइप है, हमें खैर इतना नहीं जानना था। ब्लू फिन, महाशीर, इरावडी, डॉल्फिन, रस्टी, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ओके, तो ब्लू फिन महाशीर की अगर मैं बात करूँ तो हमारी
आगे दे रखा है शायद, हाँ, ब्लू फिन माशी। जनरली जो माशीज होती हैं ना, दी आर फिशेज होती हैं ना, ये भी ब्लू कलर के इसके फिन होंगे, तो इस तरीके की फिश है। मेनली कहाँ मिलेगी आपको? मुत्था मुला रिवर ऑफ पुणे एंड अदर रिवर्स, मतलब रिवर्स जो भी रिवर्स है ना, डेक्कन प्लेटू की रिवर्स है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। मेन इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिकेटर स्पीशीज़ है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। जनरली क्या करती है जो हमारी स्पीशीज़ होती है ना, ये इंडिकेट करती है ना, दिस आर द इंडिकेटर स्पीशीज़, कुछ इंडिकेट करें, कुछ बताना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड चेंजेस के बारे में इंडिकेट करती हैं। ज़्यादा कंसर्न है नहीं तो इतना ध्यान नहीं देंगे। इरावाड़ी जो डॉल्फिन्स हैं हमारे कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया पे रहते हैं ना, तो यहाँ एंड प्लस में जो ये वाली है इनके कोस्ट पे जनरली आपको देखने को मिलेगा, यानी इंडेंजर्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं रस्टी स्पॉटेड जो कैट है, ये आपकी वेस्टर्न घाट्स वगैरह में मिलती हैं, एंड ये भी थोड़ी बहुत थ्रेटन है, तो ज़्यादा थ्रेटन ये भी नहीं है, बस इतना बताना चाहिए। एक और चीज़, दैट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट्स है हमारी रस्टी स्पॉटेड कैट, और ईस्टर्न घाट्स में मिल रही है, ठीक है। तो वेस्टर्न नहीं, ये ईस्टर्न घाट्स में मिल रही है, ठीक है। तो या ईस्टर्न घाट में मिल रही है, ये हमारे कावेरी रिवर में मिलेगा क्या? मिल जाएगा, लेकिन क्या ये हमारे चंबल रिवर में मिलेगा? नहीं, ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ द वन थिंग, दैट इज़ कि ये हमारी कोस्टल एरियाज़ पे रहती है, राइट। तो क्या पढ़ा हमने? ब्लू फिन महाशीर के बारे में क्या पढ़ा कि भैया एक हमारी क्या है, फिशेज़ हैं जो हमारी फ्रेश वाटर में रहेंगी, वो भी डेक्कन एरिया की, ठीक है, डेक्कन एरिया की जो भी रिवर्स हैं उनकी, ठीक है। और ये क्या करेंगी हमारी, ये हमारे क्या करेंगे? इंडिकेटिंग स्पीशीज़ रहेंगी, इंडिकेट करेंगी चीज़ों के बारे में कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसा है, सब एवरीथिंग लाइक दैट। उसके बाद हमने देखा इरावाड़ी जो डॉल्फिन्स है वो कहाँ रहेंगी? हमारी कोस्टल एरियाज पे रहती है, हमारी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया की भी रहेंगी, ठीक है, और इंडेंजर्ड है थोड़ी सी। एंड देन हमने पढ़ा रस्की स्पॉटेड कैट के बारे में, जो कि हमारे क्या है, एक स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट है, और ये हमारी बेसिकली कहाँ मिलेगी? ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन्स में आपको मिलेगी, ठीक है। ये भी ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है। देखते हैं हिमालयन नीटल क्या है? नीटल क्या होते हैं? नीटल बीटल्स, ये दीज आर दी इंसेक्ट्स होते हैं, दीज आर दी इंसेक्ट, एक इंसेक्ट है, इसका फोटो देख लेंगे, इसका भी फोटो देखना, ठीक है। हिमालयन जो नीटल है बेसिकली ये हमारा फेमस हुआ था बेसिकली टेक्सटाइल फाइबर के लिए, कि मतलब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कोई फाइबर निकाल सकते हैं, पोटेंशियल है ना। नेटिव है ये हिमालयाज़ में बेसिकली आपको मिलेगा, इसलिए नाम ही हिमालयन नीटल है। एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए, एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, कपड़े के लिए, ठीक है। और कुछ नहीं था खास। आगे देखिए परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करा है, तो जो भी एनसीईआरटी में अगर कुछ फॉरेस्ट कवर से रिगार्डिंग आ जाए तो इसे कुछ देख लेना है। तो अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। परसेंटेज मतलब अगर उसका एरिया 100 है तो उसमें से उसने 50 को कवर करा है, तो महाराष्ट्र इज लाइक दैट। उसके बाद मध्य प्रदेश, यू विल सी मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ है, एंड उसके बाद हमारा उड़ीसा है। वैसे ही इस तरीके से आया था, बट हमें थोड़ा बहुत और पता होना चाहिए परसेंटेज के बारे में। तो इंडियन स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, एंड उसकी फाइंडिंग से पता चलता है कि फॉरेस्ट कवर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, ये इंक्रीज आया है फॉरेस्ट कवर में। और ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, इन ने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। बेसिक था, इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन हाँ फॉरेस्ट कवर से रिगार्डिंग अगर कोई एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना यहीं से। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ऑलरेडी कर चुके हैं कि फॉरेस्ट को 3 तरीके से बांटा था, प्रिजर्व्ड में है ना, प्रिजर्व्ड, रिजर्व्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, एंड हमारा विलेज है, ठीक है, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स हैं उनको क्या क्या हम राइट्स देंगे, उससे रिगार्डिंग एक्ट था, तो ये भी हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सबसे पहले समझो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता क्या है। तो जितने भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए नॉन टिम्बर का क्या मतलब है? जिसमें भी वुड ना हो, है ना, वुड के अलावा जो भी चीज़ें लाइक फ्रूट्स हैं, है ना, फल हैं, तो वो सब कुछ आ जाएगा हमारा। लेकिन वुड जो होती है ना, वुड उसको हम नहीं लेते हैं ना, वुड उसको नहीं, मतलब वो हमारी मायने नहीं है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, अब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, मिनिमम टिलेज क्या होता है ना, क्रॉप रेसिड्यू क्या होता है, क्रॉप सीक्वेंसिंग या फिर क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो सब कुछ हम समझेंगे। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सारे कीवर्ड्स आए इसमें। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मतलब है कंजर्व करना, है ना, सब कुछ बताना, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें क्या करेंगे हम? फार्मिंग करेंगे ऐसे सिस्टम से जिसमें मिनिमल, सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करे, परमानेंट सॉइल की कवर को परमानेंट रखें, एंड प्लांट स्पीशीज़ में डाइवर्सिफिकेशन आए। तो इस तरीके से क्या होगा? डाइवर्सिटी अच्छी होगी, है ना, एंड हमारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट भी यूज़ हम अच्छे से कर पाएंगे, और क्रॉप की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो इस तरीके एग्रीकल्चर को हम कहते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, मतलब अच्छी चीज़ों को करना, ठीक है। इससे सॉइल मैनेजमेंट भी अच्छी रहेगी, है ना, ग्रीन हाउस गैस की रिडक्शन होगी अगर हम टिलेज थोड़ा सा कम करेंगे, कम छेड़ेंगे अपने, दैट इज़ उसको व्हाट वी कॉल
सॉइल वगैरह को क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट वी नो डैट, है ना। मोनोकल्चर की मतलब होता है, देखो हम एक ही क्रॉप, सिंगल क्रॉप को अगर हम गिवन लैंड पे उगाते जाते हैं उसको हम कहते हैं मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता और सॉइल की फर्टिलिटी भी दिन ब दिन कम होती जाती है। मिनिमम टिलेज इज लाइक कि हमें प्रिपेयर करना है सॉइल को बाय प्लगिंग टू ग्रो, है ना। प्रिपेयर सॉइल, टिलेज का मतलब ये होता है, मिनिमम का मतलब है कम से कम प्लगिंग करो, ज़्यादा छेड़खानी मत करो सॉइल के साथ। क्रॉप रेसिड्यू का मतलब है जो भी बच गया क्रॉप रेसिड्यू से, ठीक है, जनरली जलाने के बाद क्रॉप्स को आता है, ठीक है। क्रॉप मतलब एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक तरीके का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव नहीं है, मतलब वैसे क्रॉप रेसिड्यू, लेकिन अगर उसको यूज़ कर लेंगे तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रॉप सीक्वेंस है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ग्रो करना है डिफरेंट क्रॉप को आफ्टर एंड आफ्टर, मतलब एक दूसरे के बाद, मतलब ऐसे क्रॉप्स को रेगुलरली ग्रो करते रहना, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो है क्रॉप्स को, ठीक है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या कह रहे थे कि भैया हमें ऐसे एग्रीकल्चर करनी है जिससे कि मतलब अच्छा हो, भला हो, है ना। सॉइल को कम यूज़ करना है, सॉइल को कम छेड़ना है, डाइवर्सिटी लानी है, इस तरीके से, ठीक है। मोनोकल्चर मतलब एक ही क्रॉप्स को ग्रो करना। मिनिमम टिलेज का मतलब है कि कम से कम सॉइल में छिड़कानी करो। क्रॉप रेजिड्यू का मतलब है जो भी बचा हुआ माल है क्रॉप से। एंड क्रॉप सीक्वेंस, क्रॉप रोटेशन का मतलब है बार बार, मतलब लगातार आपको क्रॉप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म दैट इज 6 मास एक्सटेंशन या फिर 6 एक्सटेंशन। बेसिकली क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, 6th मास एक्सटेंशन या फिर हेलोकीन है। होलोकीन में हम इसको कह रहे हैं। ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जो कि करंटली चल रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्शंस के कारण। ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सब कुछ इसके अंडर आता है, ठीक है। आगे आते हैं। पोरोपोलिस जूलीफ्लोरा, है ना। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, है ना। तो जूली बेसिकली इसको लेके आई थी, जूली लेके आई थी किसको? जूली लेके आई थी कीकर को। तो इसलिए इसका कॉमन नाम कीकर है। कीकर आसपास भी देखा होगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोकल इकोसिस्टम पे। तो समझ में आया। सबसे पहले तो हमारा ये क्या है, इन्वेजिव नहीं है ना, इसका ओरिजिन सेंट्रल, ये हमारे अमेरिकन स्पीशीज़ है, लेकिन ये नेटिव नहीं है, दिस इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया। और ये क्यों और ये अच्छी भी नहीं है, इट इज़ बेसिकली नेगेटिव। कैसे नेगेटिव है? क्योंकि इसका लोकल इकोसिस्टम पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। बेसिकली क्या करती है, रिड्यूस कर देती है लोकल प्लांट की डाइवर्सिटी को, बिकॉज ये क्या कर लेती है, नेटिव स्पीशीज से उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर लेती है, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ग्राउंड वाटर को भी काफ़ी डिप्लीट ये करती है, ठीक है। बस, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका कराया गया था कि हम रिफॉरेस्टेशन के कारण एंड फ्यूल वुड के कारण कराया गया था, बट अब ये थोड़ी सी इन्वेजिव बन गई है एंड प्रॉब्लमेटिक भी बन गई है ना। इट हैज़ बिकम इन्वेजिव एंड प्रॉब्लमेटिक। तो इसके साथ इशू है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेटिव स्पीशीज़ है उनको उगने नहीं दे रही है ना, उनके लिए थ्रेट बन रही है ना। बायोडाइवर्सिटी को रोक के रखा हुआ है, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। आगे देखिए, अगला है पुकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली पुकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पाके अलग अलग इसके नाम है, पाके भी कहते हैं इसको, पाके टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको और क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे हॉर्नबिल देखने को मिलेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल, है ना, अजीब सा जानवर होता है, बड़ी सी चोंच होती है उसकी, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ से पाके रिवर, तो जनरली क्या होता है ना, रिवर्स हुए, डैम्स हुए, कोई लेक है उसके नाम पे ही इनके नाम पड़े होते हैं। तो पाके रिवर बेसिकली कामिंग एंड पाके रिवर की के बॉर्डर पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगी कामिंग एंड पाके रिवर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, फॉरेस्ट जो हमारा एक्ट है वो बाईगस क्या है, तो इन सबको पढ़ लेंगे। देखो फॉरेस्ट एक्ट की, राइट एक्ट की तो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, तो यहाँ नहीं करेंगे। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट समझते हैं। तो इसका मतलब होता है, अच्छा बाइगा क्या था, बाइगा एक ट्राइब है, कुछ नहीं है, एमपी से एक ट्राइब है, उसका नाम है, जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए, इट इज़ अ नाम, है ना, एमपी का है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स क्या होते हैं? सो दीज आर दी एरियाज ऑफ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का या सेंचुरीज का ऐसा एरिया जिसको आपको इनवायलेटिव रखना है ना, इन व्योलेट रखना है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा आइसोलेशन में रखना है, थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी है ना, बेस्ड ऑन साइंटिफिक क्राइटेरिया, है ना। बेसिक ये चीज़ और कुछ नहीं है। बटरफ्लाइज के बारे में अक्सर क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी नीड टू बी फोकस, ठीक है। बटरफ्लाई इज अ थीमेटिक कंसेप्ट, है ना। बटरफ्लाई एज अ इकोलॉजिकल इंडिकेटर, तो बटरफ्लाई हमारी पॉलिनेशन वगैरह तो करवा ही रही थी, ये हमारे इकोलॉजिकल की भी इंडिकेटर है। इसका मतलब है कि कुछ इंडिकेट करती हैं हमारे हमारे किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। ये जनरली रिस्पॉन्ड करती है इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में, हाँ। और उनकी जो प्रेजेंस है, वैरायटी रिफ्लेक्ट करती हैं लोकल, मतलब जितना ज़्यादा वो कहीं प्रेजेंट हो रही है उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से।
ये अर्ली इंडिकेटर्स हैं, अगर पोल्यूशन होना शुरू होता है थोड़ा सा भी तो इन पे सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है। दैट इज़ वाई हमारी अर्ली वार्निंग ये दे देती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ मतलब ये समझ में आया। तो हमारी बटरफ्लाइज आर ऑल्सो इंडिकेटिंग स्पीशीज़ है ना, वो भी इन्वायरमेंट के बारे में इंडिकेट करती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी स्टार्टिंग में कंप्लीट कर रखा है। घड़ियाल, वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्डनेस, ये देख लेते हैं। घड़ियाल क्या है, देखो घड़ियाल इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ अ क्रोकोडाइल टाइप की एक स्पीशी है, जनरली क्रिटिकली इंडेंजर्ड और फ्रेश वाटर्स में आपको मिलती है, ठीक है। मेनली चंबा रिवर वगैरह में मिलेगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सारी रिवर्स में जनरली मिलता है ना फ्रेश वाटर, ठीक है। इतना ध्यान रखो बस। इंडियन वाइल्ड एस की अगर मैं बात करूँ, इंडियन वाइल्ड एस, तो बेसिकली ये हमारी नियर थ्रेटन्ड है। क्या है, थ्रेटन्ड है थोड़ी बहुत। एंड ये हमारी गुजरात में मिलती है वाइल्ड एस, मतलब इट्स लाइक अ गधा, गधे को कह रहे हैं। एंड वाइल्ड बफेलो की अगर मैं बात करूँ तो ये भी थोड़ी सी इंडेंजर्ड है, और ये आपको असम वाली साइड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ये ज़्यादा मिलेंगे, मतलब इस साइड ज़्यादा मिलेंगे ना, ठीक है। तीनों ने पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा, ओके। आगे आते हैं घड़ियाल। घड़ियाल दोबारा से रिपीटेड हो गया है, तो घड़ियाल सर इंपॉर्टेंट है ना। घड़ियाल क्या है हमारे, कहाँ पे मिलेंगे आपको, जनरली इन द फ्रेश वाटर की रिवर्स में मिलते हैं ना, एंड दीज आर द क्रोकोडाइल्स। तो भीतरकनिका मैंग्रोव्स, भीतरकनिका कहाँ है, हमारे उड़ीसा के यहाँ पे है। और मैंग्रोव्स तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं होता। चंबल रिवर, ओके। पुलिकट ट्रेक भी पता है, यहाँ पे है ना, आंध्र प्रदेश एंड हमारे तमिलनाडु की बॉर्डर पे। तो ये भी हमारे यहाँ पे ब्रैकिश वाटर है, यहाँ पे कोस्टल एरिया, तो ये भी फ्रेश वाटर नहीं होगा। दीपोर जो बील है सॉरी, ये हमारी लेक है कसम में ना, वैसे आगे दे रखा है। चंबल रिवर जो है वो नेशनल जो चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे, है ना, वहीं पे हमारी सेंचुरी बेस के लिए घड़ियाल्स की प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना रखी है, ठीक है। भीतरकनिका मैंग्रोव्स हमें यहाँ पे उड़ीसा के पास है, और ये हमारी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, बिकॉज वहाँ पे सॉल्ट वाटर ही मिलेगा, तो वहीं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे, और सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है हमारी। एंड यहाँ पे किसके लिए फेमस है, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। एंड जो डियोपर बील है, एक फ्रेश वाटर लेक है आसाम में, है तो फ्रेश वाटर, रामसर साइट भी है, और रिच है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी किसकी, बर्ड की। तो आया हुआ है दियोपर बेल के बारे में, आ भी सकता है दोबारा से, तो थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। भीतरकनिका मैंग्रोव्स कहाँ पे है, हमारे उड़ीसा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। चंबल रिवर के यहाँ पे चंबल घड़ियाल्स के लिए फेमस है ना, घड़ियाल यहाँ पे सेंचुरी भी है ना इनकी प्रोटेक्शन के लिए। पुलिकट लेक हमारा सेकंड ब्रैकिश वाटर लेक है हमारे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की बॉर्डर पे, एंड यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। एंड डीपोर बेल जो है आसाम की एक फ्रेश वाटर लेक है, और ये भी हमारी रामसर साइट भी है, क्योंकि ये बर्ड की डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जितनी भी रामसर साइट्स आई हुई है ना, रामसर साइट्स, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में, ठीक है। ओके, अगला देखिए, एम स्ट्राइप्स कह सकते हैं हम इनको। तो जो ये हैं बेसिकली, ये हमारे क्या है, इसका फुल फॉर्म देखें तो मॉनिटरिंग सिस्टम था टाइगर्स के लिए, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल। तो टाइगर्स को बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए हम स्ट्राइप्स लाए थे। कुछ ना गले पे एक पट्टा बांधते थे हमारे टाइगर्स के लिए कि फिर उनको मॉनिटर करते थे उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है ना। आगे देखते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट इज द स्पीशीज़ ऑफ टॉर्टॉइस। तो बेसिकली डिक्लेयर्ड, उसको प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ आता है, मतलब ये मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, इंडेंजर्ड होगा, है ना। तो थ्रेट है इसको, ये इंडिया में जनरली स्टार टॉर्टॉइस बोलता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो रेप्टाइल्स होते हैं और उनकी बॉडी पे ऐसे शेल होते हैं, फोटो देख लेना, तो मतलब क्यूटी से रहेंगे थोड़े से, ऐसे शेल रहता है इनका, और ऐसे, ठीक है। तो एक पैर तो मैं बना नहीं पाऊंगी, और इस तरीके का कुछ शेल्स है इनकी बॉडी पे रहता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, दीज आर रेप्टाइल्स। पूछ तो होती नहीं है हमारी कछुए की, ठीक है। और बस यही था, दैट इज़ इट।